हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे विजन आईएएस की पीटी 365 जो कि इन्वायरमेंट की है 2021 के लिए, उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके सामने इसका पार्ट 5 प्रेजेंट करने जा रही हूँ। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से। टॉपिक कहता है बच्चों स्टबल बर्निंग के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए, न्यूज़ में रहने की वजह ये है कि इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EPCA बोलते हैं, इसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करी है स्टबल बर्निंग को लेकर। तो इसी के साथ हमारे लिए दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये EPCA क्या है और दूसरी चीज़ कि ये स्टबल बर्निंग क्या है। देखिए भाई, स्टबल बर्निंग तो समझिए क्या है। स्टबल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप वीट की बात करो, मतलब गेहूं की बात करो, या पैडी या बात करो राइस की बात करो, तो उसमें से जब ग्रेन्स निकाल लेते हैं तो क्या बनता है, बचता है भूसा टाइप का बच जाता है ना ऐसे करके, तो वो है स्टबल। और होता क्या है कि उसमें फार्मर्स वगैरह आग लगा देते हैं जब हार्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे जब जो है पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, हार्वेस्ट करने के बाद क्रॉप्स को, यहाँ पे ग्रेन्स निकालने के बाद जो फील्ड के अंदर बचा होता है ऐसा भूसा उसा जो पड़ा होता है, इसमें अब में आग लगा देते हैं फार्मर्स। तो इसी एक्ट को, उनके इसी काम को स्टबल बर्निंग कहते हैं, कि स्टबल को जलाना। क्लियर है। और यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन दिल्ली के एरिया में विंटर्स के टाइम पे काफ़ी बढ़ जाता है। आप न्यूज़ सुनते रहते होंगे कि विंटर्स के टाइम पे बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं और दिल्ली वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है, दिखता नहीं है, बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। तो अब बात आती है क्या रीज़न क्या है इस स्टबल बर्निंग के। देखिए, रीज़न ये है कि अब जो है फार्मर्स कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं, है ना। मैकेनाइजेशन हो गया है एग्रीकल्चर में, उसके चलते कंबाइन हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं। अब उस टाइम पे जब वो कंबाइन हार्वेस्टर क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर रहा होता है, तो पीछे क्या होता है, छोटे छोटे बहुत ही छोटे स्टबल्स छूट जाते हैं, जो भूसे हैं बहुत ही छोटे छोटे छूटते हैं। तो उससे क्या होता है कि ज़मीन पे वो छूटते हैं तो बहुत मुश्किल होता है इतने सारी मात्रा में इनको उठा के कहीं पे फेंकना या कहीं और ले जाना। बड़े बड़े हों तो बंदे उठा ले, एक साथ इकट्ठा गट्ठर बना ले, लेकिन छोटे छोटे में लोग सोचते हैं अब क्या ही करना, इसी फील्ड को भाई आग लगा दो, ये साफ हो जाएगी। दूसरी वजह ये है कि कुछ लॉज, पंजाब प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट जैसे जो कुछ लॉज हैं, उन्होंने क्या करा है कि पैडी के ट्रांसप्लांटेशन की जो डेट है उसे थोड़ा डिले कर दिया है। तो वो होते 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 क्या होता है, हार्वेस्टिंग तक आ जाता है विंटर। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इस वजह से स्टेबल बर्निंग का एक कारण है। तीसरा अगर हम देखें तो क्रॉप इंटेंसिफिकेशन, मतलब इतना क्या है कि देखिए यहाँ पे फार्मर्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, वो सोचते हैं जल्दी जल्दी क्लियर करो फील्ड को और जल्दी से जो है वो ईजीएस्ट रहेगा सबसे ज़्यादा यही कि हमने आग लगा दी, उसके बाद हम फटाफट से दूसरा क्रॉप ग्रो कर देंगे। तो कुछ वजह हैं। देखिए, अब बात दूसरी वाली की आती है कि EPCA क्या है। मैंने बताया ना कि EPCA ने सबमिट करी है रिपोर्ट, तो स्टबल बर्निंग को लेके करी है, तो मैंने समझाया स्टबल बर्निंग क्या है। EPCA क्या है समझिए। फुल फॉर्म होता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। इसको बनाया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर। उद्देश्य इसका ये था, ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करें इन्वायरमेंट की क्वालिटी को, और साथ में यहाँ पे जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है इस नेशनल कैपिटल रीजन में, NCR रीजन में, दिल्ली NCR रीजन में, उसे यहाँ पे प्रिवेंट करें, कंट्रोल करने की करें कोशिश। अब इसको बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक इसको पावर्स वगैरह भी दी गई थी कि मतलब आप खुद भी जा सकते हो, खुद भी अपने बेसिस पे भी जो है वहाँ देखिए कि क्या फंक्शन चल रहा है इन्वायरमेंट इश्यूज सेक्टर में, क्या कोई दिक्कत तो नहीं। और उसके साथ साथ अगर कोई आपसे कंप्लेन करने आता है, भले वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी हो, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर कोई भी आता है यहाँ पे कहता है कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लेकर आपसे कोई बात इस सेक्टर में, तो आप इनकी कंप्लेन पे भी कुछ कदम उठाओगे। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए क्या ऐसे मेजर्स हैं जिससे स्टबल बर्निंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है,
तो सबसे पहला आता है बच्चों इन सीतू मेजर्स। ठीक है, इन सीतू मेजर्स क्या है? ये इन सीतू मेजर्स समझते हैं। देखिए, यूज करें हैप्पी सीडर मशीन का, कस्टम हायरिंग सेंटर्स का, ताकि इक्विपमेंट जो है, जो सामान यहाँ पे लेते हैं फार्मर्स, ये छोटे और इस मार्जिनल फार्मर्स जो लेते हैं, वो आराम से सस्ते दामों में उनको रेंट पे मिल जाए, ताकि वो आग वगैरह ना लगाएं। प्रमोशन हो शॉर्ट ड्यूरेशन राइस की वैरायटी का, मतलब ऐसी राइस की वैरायटी जो है उगाई जाए जो बहुत ही कम टाइम में उग के तैयार हो जाए। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हो, एक ही चीज़ ना उगाई जाए, कई और क्रॉप्स को भी उगाया जाए, है ना, क्योंकि यही सब पीछे ये सब छोड़ेंगे स्टेबल, तो जो नहीं छोड़ते हैं, जिनका ज़्यादा नहीं निकलता है, वो सारे क्रॉप्स उगाइए। ये कुछ वजह है, ये कुछ चीज़ें हैं जिससे कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, तो इनको हम लोग इन सीतू मेजर्स कहेंगे। फिर दूसरे आते हैं बच्चों एक्स सीतू मेजर्स। अब एक्स सीतू मेजर्स क्या है? देखिए, इसमें स्टबल का यूज़ अलग अलग तरीक़ों से कर सकते हो। जो भूसा बचा है, इसको क्या करोगे? आप कैटल को खिला दो, जलाने की बजाय। आप इससे खाद बना लो, या गांव वगैरह के इलाकों में जो घर होते हैं उनके ऊपर रूफ के तौर पे डाल दो, आपने देखा होगा, पड़ा रहता है खूब। या बायोमास एनर्जी के लिए यूज़ कर लो, किसी पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ कर लो। ऐसा कुछ करोगे तो इससे जो है जलाने से इसको रोका जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे दो चार्ट दिखाते हैं कि सोर्स ग्रीन हाउस गैस के एमिशन का एग्रीकल्चर सेक्टर से। देखते हैं कैसे। एनर्जी यूज से मतलब मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ये फ्यूल बर्निंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से निकलती हैं। क्रॉप रेसिड्यू की अगर हम बात करें, जो बचा हुआ होता है, जो क्रॉप्स का जो बचा हुआ जो रेसिड्यू होता है, इसमें अगर हम बात करें तो भाई नाइट्रस ऑक्साइड गैस जो डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन से निकलती है क्रॉप रेसिड्यूज में, या ये स्टबल बर्निंग से भी निकलती है, तो ये एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। फिर सिंथेटिक फर्टिलाइजर से चीज़ें निकलती हैं, राइस की कल्टीवेशन से होता है, मैन्योर मैनेजमेंट, या फिर एंट्रिक फर्मेंटेशन। तो मीथेन जो डाइजेस्टिव प्रोसेस से निकलती है रूमिनेंट एनिमल्स में, जैसे कि कैटल, शीप या गोट्स, बफलो, तो इसमें जो भी यहाँ पे उनके डाइजेशन से ये जो मीथेन है ये निकलती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, ये आपको भी पता होगा। अब देखिए, ये बात आती है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के बारे में। सबसे पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस चार्ट को समझेंगे तो ईजिली समझ पाएंगे। देखिए, इन्वायरमेंट पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, यही जो EPCA है ना, इसने यहाँ पे दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को और उत्तर प्रदेश को ये कहा है कि आप ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करो, ताकि एयर पोल्यूशन से लड़ा जा सके दिल्ली NCR रीजन में। तो अब बात आती है कि भाई ये GRAP क्या है। देखिए, ये कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटिफाइड एक्शंस हैं, कुछ कदम ऐसे उठाए जाते हैं जब पोल्यूशन लेवल एक मात्रा के ऊपर चला जाता है, मतलब एक लिमिट के ऊपर जब पोल्यूशन लेवल पहुंच जाता है तो कुछ कदम उठाए जाते हैं। अब आपको और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे मान लो इसमें 4 स्टेज हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4। अब मान लो पोल्यूशन लेवल मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी की एयर है। अगर देखिए हवा जो है वो मॉडरेट टू पुअर क्वालिटी की है, तो उस समय की क्या करते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं कि जैसे फायर क्रैकर पे बैन लगा दिया, समझ रहे हो। उसके साथ जो है मिकनाइज स्वीपिंग, मतलब रोड्स वगैरह को पानी से धोते हैं, तो ये सब काम करते हैं। फिर स्टेज 2 में अगर बात करें तो वेरी पुअर अगर एयर पहुंच गई है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बैन लगा देंगे डीजल जनरेटर पे। पार्किंग फीस को जो है वो बढ़ा देंगे 3 से 4 गुना। यहाँ पे कोल और फायरवुड का यूज़ जो है, जो खाने वाली जगहों पे होता है, उसे रोक देंगे। समझे। लोगों से कहेंगे कि रेस्पिरेटरी या कार्डियक प्रॉब्लम जिनको है वो अपने घर के अंदर रहे। उसके बाद अगर स्टेज 3 मतलब सीवियरली बहुत बुरी तरह से पोल्यूटेड है एयर, तब क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो रोड क्लीनिंग और वॉशिंग की फ्रीक्वेंसी है उसे और बढ़ा देंगे और तेजी से सब करने लगेंगे। साथ में जहाँ पे ये ब्रिक्स वगैरह बनते हैं ना, देखिए किल्स का मतलब होता है KILNS। ये देखा है कि बड़ा बड़ा भट्टी टाइप की जो होती है ना, जो ईंटें की ऐसे बनाई जाती है, तो भाई वो भट्टी टाइप की होती है, अवन टाइप का आपको देखा होगा, तो वो जहाँ पे बनते हैं ईंटें, उसको यहाँ पे बंद करवा दिया जाता है।
समझ रहे हो, ये सब चीज़ें करते हैं। और आखिरी में अगर स्टेज 4 की इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो यहाँ पे जो ट्रक्स की एंट्री है उसे बैन कर देते हैं, कुछ एसेंशियल आइटम्स को छोड़ के। साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो उस पर रोक लगवा देंगे। ऑड इवन की रोड स्कीम जो होती है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए उसे चलवा देंगे, जो आपने देखा होगा ऑड इवन वाली। तो ये कुछ बात हमने करी GRAP के बारे में। अब उसके बाद बात आती है कि क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है, मतलब स्टबल बर्निंग को करने के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज लाई गई हैं। तो पहला तो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बैन कर दिया है क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग को कुछ स्टेट्स में, जैसे कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अंदर। यहाँ पे कह दिया है कि भाई आप जो क्रॉप रेसिड्यू बचता है उसे पे आप आग नहीं लगा सकते। किसने कहा है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। दूसरी बात कि नेशनल पॉलिसी फॉर मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू NPMCR 2014 की ये इंश्योर कराती है कि यहाँ पे बर्निंग ना हो, जलाया ना जाए क्रॉप के रेसिड्यू को। कैसे? बाय इंसेंटिवाइजिंग परचेज ऑफ मॉडर्न मशीनरीज। तो यहाँ पे वो किसानों से कहती है कि हाँ आप मॉडर्न मशीनरीज लेकर आइए जिससे ना जलाना पड़े आपको, और जब आप मॉडर्न मशीनरी लेने जाओगे तो आपको हम कुछ उसमें इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे तो आपको सस्ती पड़ जाएगी। तीसरा जो है वो आता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, NCT और दिल्ली। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ये प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जो कि कुछ स्टेट्स का है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस हैं जो वो इंसेंटिव देती है फार्मर्स को कि आप प्लीज़ जो है वो आपको इंसेंटिव मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पे जो पैडी क्रॉप का स्टबल होता है उसे आप आग मत लगाइए। ठीक है। और उसके जो लास्ट पॉइंट है भाई GRAP वाला, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, कि जो आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान वाला मैंने आपको चार्ट के थ्रू अभी लास्ट पॉइंट समझा दिया। तो ये कुछ बात आती है। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कुछ समझ लेते हैं। तो पहला तो आता है, ये देखिए पूसा बायो डिकम्पोजर। ये क्या है? ये बड़ा मज़ेदार है, समझिएगा। रिसेंटली क्या हुआ कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है पूसा दिल्ली में, इन्होंने एक डीकम्पोजर कैप्सूल को डेवलप करा, और ये जो कैप्सूल है इसका नाम रखा है पूसा बायो डीकम्पोजर। ये बड़ी बढ़िया है। ये कैप्सूल कन्वर्ट हो सकती है लिक्विड में, लिक्विड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद इस लिक्विड सोल्यूशन को आप स्प्रे कर दो फील्ड्स पे जहाँ पे स्टबल पड़ा हुआ है। ठीक है, और जैसे ही आप उस स्टबल पे डालोगे ये स्टबल डिकम्पोज हो जाएगा। तो कितना बढ़िया है ये। दूसरा खबर में रहा वो रहा एंटी स्मॉग गन। देखिए ये रिसेंटली दिल्ली के अंदर इंस्टॉल करी गई ताकि एयर पोल्यूशन जो है उसे कम करा जा सके। मेनली जो आपका PM मतलब पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से रिलेटेड है ना, ये जो कंसंट्रेटेड है ये कम करा जा सके। अब देखिए एंटी स्मॉग गन को किस तरह से डिज़ाइन करा गया है, इस तरह से डिज़ाइन करा गया है जिससे बहुत ही अल्ट्रा फाइन फॉग, बहुत ही छोटे छोटे ये यहाँ पे क्रिएट करती है फॉग। बहुत ही छोटे छोटे। अब ये फॉग पता है कैसे बनते हैं? ये जो छोटे छोटे फॉग हैं ये बहुत ही फाइन वाटर ड्रॉपलेट्स है, बहुत ही छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये। ठीक है, इसको ऐसे स्प्रे कर दिया गया। लेस देन 10 माइक्रोन की होती है ये अपने साइज में, बहुत छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं ये स्प्रेड यहाँ पे जब हाई स्पीड फैन के थ्रू इसको बहुत दूर दूर तक स्प्रेड कर देते हैं, बहुत दूर दूर जिस भी एरिया तक जाए हाई स्पीड फैन के थ्रू इसको स्प्रेड कर देते हैं। अलग अलग जगह पे लगा हुआ है ना, तो स्प्रेड कर देते हैं। अब देखो भाई, जब हवाओं में पानी छोटा छोटा आ जाएगा तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा, और लेके भट से ज़मीन पे गिर जाएगा। समझे ना? तो ये एक फ़ायदा है इसको इंस्टॉल करने का, बहुत ही बढ़िया तरीका है। देखा नहीं है भाई? एक बात बताओ, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत गंदगी होती है और बारिश हो जाती है तो वो गंदगी बारिश लेके ज़मीन पे गिरती है कि नहीं गिरती है कि नहीं? तो यही चीज़ यहाँ पे आप समझ लीजिए कि छोटी छोटी आर्टिफिशियल तरीके से इन चीज़ों को बनाया गया। फिर जो तीसरा है वो कहता है ग्रीन क्रैकर्स के बारे में। तो ये क्या है? देखो, ग्रीन क्रैकर्स के अंदर कोई बैंड केमिकल नहीं होता, जैसे इसके अंदर आपको लिथियम, आर्सेनिक, बेरियम या लेड वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इनको नेम मतलब दे आर नेम्ड सेफ। अब इनका नाम समझिएगा, बड़ा ही सही। अगर आपको ये देखिए, पहले बताएं आपको श्वास, स्टार और सफल, एक बार और लिख लूँ फटाक से, इरेज दब गया मुझसे। अच्छा, श्वास, स्टार और सफल। अगर आपसे कोई ये पूछे कि
भाई ये बताओ कि स्वास, स्टार और सफल क्या है? तो आप सीधा सीधा कह दीजिएगा ग्रीन क्रैकर्स हैं, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता रही हूँ। अब देखिए, स्वास का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ वाटर रिलीजर। स्टार का फुल फॉर्म होता है सेफ थर्माइट क्रैकर। और सफल का फुल फॉर्म होता है सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इतनी कुछ बात होती है। अब ग्रीन क्रैकर क्या करते हैं? ग्रीन क्रैकर ये वाटर वेपर को रिलीज करते हैं, मतलब डस्ट पार्टिकल को अलाउ नहीं करते कि डस्ट पार्टिकल ऊपर की तरफ बढ़े, ये वाटर वेपर को रिलीज करते हैं। इस तरह से बनाए जाते हैं ये 30% तक, 30% तक कम जो है वो जो है लेस पर्टिकुलेट मैटर पोल्यूशन करते हैं ये। ठीक है, पीएम का जो पोल्यूशन ये करते हैं ये 30% तक कम करते हैं। इनको डेवलप करने वाला है नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग नीरी कहते हैं। एक काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब है। उसके बाद आखिरी में आता है ग्रीन चारकोल। तो ग्रीन चारकोल क्या है? देखिए भाई, रिसेंटली क्या हुआ है कि ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को लॉन्च करा गया। और किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य ये था कि हम हवा को साफ करेंगे कैसे? जो फार्म फायर है, जो ये फार्म में फायर लगती है, उसे एलिमिनेट खत्म करके, और प्रोड्यूसिंग रिन्यूएबल एनर्जी आउट ऑफ द एग्रो रेसिड्यू एक्सेट्रा। कि मतलब जो एग्रो रेसिड्यू, एग्रीकल्चर में जो रेसिड्यू बचता है, उससे हम यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस करके, और ऐसी कई सारी चीज़ करके। तो ये है भाई ग्रीन चारकोल। तो ग्रीन चारकोल क्या होता है मालूम है? ग्रीन चारकोल एक तरीके का बायोफ्यूल होता है, जो लोकली या बहुत ही सस्ते दामों में बन जाएगा, और लोकली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होता है? बच्चों, इसको बनाने के लिए एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल जो सही होता है, मतलब अप्रोप्रिएट टू द सीजन, सीजन के हिसाब से जो भी एग्रीकल्चर वेस्ट मटेरियल है, और रीजन और सीजन के हिसाब से इनको कार्बनाइज्ड करते हैं। कार्बनाइज्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? कार्बनाइज्ड, नाम जैसा नाम वैसा काम, कि जब कन्वर्जन होता है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस का कार्बन या कार्बन कंटेनिंग रेसिड्यू में, तो कार्बनाइज्ड करते हैं इनको। किसको कार्बनाइज करते हैं? एग्रीकल्चर का जो वेस्ट मटेरियल है उसको कार्बनाइज करते हैं। किस चीज़ में करते हैं? किल्न में करते हैं, KILN। अभी क्या होती है भाई, मैंने बताया भट्टी जैसी जो है, ठीक है, उसमें कार्बनाइज करते हैं ये। इट बर्न्स क्लीनली। अब ये जब जलता है तो एकदम साफ से क्लीनली जलता है। साथ में स्मोक वगैरह का जो एक्सपोजर है वो भी कम करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं ना, तो भाई इसका एक्सपोजर भी कम करता है। तो बहुत ही बढ़िया ये कुछ चीज़ें हैं, ये चारों मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। आपको कैसी लगती हैं प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है ना अच्छी, तो बड़ा ही अच्छा लगता है उसको पढ़ने और पढ़ाने में। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कहता है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, NCAP। जानते हैं ये NCAP न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए, यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव करे करीब 2200 करोड़ रुपीस स्टेट गवर्नमेंट्स को, कि आप एयर पोल्यूशन से यहाँ पे लड़िए, टू फाइट एयर पोल्यूशन टू 42 सिटीज़। कितनी? करीब 42 सिटीज़ में एयर पोल्यूशन कम करिए विद अ पॉपुलेशन इन एक्सेस ऑफ अ मिलियन अंडर NCAP। तो ये सब कुछ हुआ, मतलब जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ऊपर है, तो ऐसी कुछ 42 सिटीज़ के अंदर आप काम करिए कि जहाँ पे एयर पोल्यूशन कम हो सके। और ये किसके अंदर सब कुछ करा गया? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जो कि NCAP है, उसके अंदर किया गया। तो इसके चलते ही हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है जानना कि न्यूज़ के बारे में और बात बताइए। देखिए, जो पैसा दिया गया है 2200 करोड़ रुपए, इसको यूज़ करा जाएगा NCAP के अंदर, ताकि एयर की क्वालिटी इन सारी जो 42 सिटीज़ हैं वहाँ पे बढ़िया कर दी जाए। दिल्ली को पैसा नहीं मिलेगा इस ग्रांट के अंदर, ये बात याद रखिएगा। पैसा कहाँ जाएगा अब तो भैया नहीं मिलेगा तो? पैसा जो है वो जाएगा कैपेसिटी बिल्ड करने में किसी लोकल अर्बन बॉडीज़ की। साथ में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होता है ना बच्चों, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, SPCB। तो यहाँ पे इनको भी यहाँ पे कैपेसिटी इनकी बिल्ड करने के लिए पैसे का यूज़ किया जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, ये कहाँ से चला आया, कौन है ये लोग, जानते हैं? देखिए, ये NCAP एक पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए कदम उठाया गया है। ये इनिशिएटिव लॉन्च करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, ताकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन ऑफ कोर्स है, जो पर्टिकुलेट मैटर 10 का है, और फाइन पार्टिकल्स पर्टिकुलेट मैटर मतलब PM2.5 का है, उसे यहाँ पे कम करा जा सके बाय एटलीस्ट 20%, कम से कम
20% तक अगले 5 सालों में, विद 2017 एज अ बेस ईयर फॉर कंपैरिजन। मतलब 2017 से कंपेयर करें तो तब से लेके अगले 5 सालों में 20% तक की कमी करनी है तो करनी है। ये इम्प्लीमेंटेड है करीब 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में, और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा ताकि प्रिवेंशन कर सकें, कंट्रोल कर सकें एयर पोल्यूशन को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ NCAP। ये डायरेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अबाउट इम्प्लीमेंटिंग एक्शन प्लान, कि मतलब किस तरीके से आप इमिजिएटली जो एक्शन प्लान जो कि NCAB के अंदर आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, उन सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डायरेक्ट करेगा। तो इतनी बातें हमने कर ली इसके बारे में भी। आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट एवर इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज क्या है ये समझते हैं। देखिए, बात कुछ 2019 की है, जब यूनाइटेड नेशन ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था टू ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई। ये 7 सितंबर की बात है। हर एक साल जो है इसके लिए अडॉप्ट करा गया था, स्टार्टिंग फॉर 2020 के बाद से 7 सितंबर को हर साल इसको हर साल इसको यहाँ पे अडॉप्ट कर रहे थे। मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज इसको मनाने लगेंगे 2020 के बाद हर एक 7 सितंबर को, है ना। अडॉप्ट तो कर लिया गया था 2020 में। एम क्या है, उद्देश्य क्या है इसका? एम ये है कि पब्लिक अवेयरनेस हर एक लेवल पे फैलाएं कि भैया देखो बहुत ज़रूरी है हमारा एयर पोल्यूशन, अगर तुमने ज़्यादा ढील दी तो ऊपर ही सटकोगे। दूसरा कि डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएं क्लोज लिंक एयर की क्वालिटी का और दूसरे इन्वायरमेंटल या डेवलपमेंटल चेंजेस, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो जाएगा अगर एयर की क्वालिटी ख़राब होगी तो, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप पूरे जो हमारे हैं वो पा नहीं पाओगे अगर एयर की क्वालिटी ख़राब होगी तो। तीसरी बात, प्रमोट करें सॉल्यूशंस की किस तरीके से हम एयर की क्वालिटी को और अच्छा कर सकते हैं। और आखिरी में अलग अलग जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं जो अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, इनको एक साथ लेकर आया जाए टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजिक अलायंस, ताकि ये सब मिल के काम कर सकें। तो ये कुछ हमने बात करी इस पूरे टॉपिक के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कहता है एमिशन नॉर्म्स फॉर थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट्स क्या है एमिशन नॉर्म्स, जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहे। देखिए, इंडिया हैज़ पुश्ड बैक डेडलाइंस फॉर कोल फायर्ड पावर प्लांट टू अडॉप्ट न्यू एमिशन नॉर्म्स बाय अप टू 3 ईयर्स। मतलब डेडलाइन कुछ प्लांट्स की एक्सटेंड कर दी गई है 2025 तक। समझ रहे हो आप? कोल फायर पावर प्लांट के लिए ये नए एमिशन नॉर्म्स लिए जाएं बाय अप टू 3 ईयर्स। तो मतलब ये डेडलाइन कुछ प्लांट्स की 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। तो इतना समझ लीजिए। अब बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं तो चीज़ें समझ जाएंगे। देखिए, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE के एस्टिमेट के हिसाब से जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं ये कुछ चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से समझ लीजिए, ठीक है। जो थर्मल पावर प्लांट जो कि कोल बेस्ड है, क्या करते हैं ये समझिए। करीब 70% हमारे जो टोटल जो फ्रेश वाटर विड्रॉल है ना, वो सारी इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है। मतलब 70% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर विड्रॉल बाय ऑल इंडस्ट्रीज ले लेती हैं। करीब 60% जो टोटल इंडस्ट्रियल एमिशन होता है पर्टिकुलेट मैटर का, PM का, और 45% करीब SO2 का होता है। 30% की बात करें तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है, NOx का होता है, और मोर देन 80% जो है वो मरकरी का होता है। समझ रहे हो आप? अच्छा, जिनको नहीं पता SO2 का मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो भाई इन सब का पोल्यूशन होता है। अब ये बात कुछ 2015 की है बच्चों, जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है हमारी मिनिस्ट्रीज ने कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स को थर्मल पावर प्लांट्स के लिए यहाँ पे नोटिफाई किया था, जिससे हम एमिशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको किसके अंदर किया गया था? इसको एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2015 के अंदर इन्होंने यहाँ पे इन नॉर्म्स को निकाला था। ये सारे नॉर्म्स जो थे ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा निकाले गए, ये कुछ
एमिशन स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर का, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, मरकरी और वाटर का कुछ एक यहाँ पे एमिशन स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट कर रहे थे। तो अब बात आ जाती है कि क्या था रूल्स में। तो इन रूल्स के हिसाब से जो TPPS है, TPPS का फुल फॉर्म क्या है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट जो है वह, इनको ये था कि ये अचीव करें नोटिफाइड लिमिट विद इन 2 ईयर्स। जो यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया है उस लिमिट को ये 2 सालों में ही यहाँ पे अचीव कर ले, जो भी यहाँ पे नोटिफिकेशन निकाला गया, दैट इज बाय 2017 इन अ फ्रेज्ड मैनर। दूसरी बात इस रूल्स में ये थी कि जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे, जो एमिशन से रिलेटेड थे, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर से, SPM से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स थे, इनको इसने अमेंड करा, चेंज करा और नए नॉर्म लेकर आया एमिशन के लिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मरकरी और जो भी निकलता है आपका ये थर्मल पावर प्लांट से, उसके लिए। तीसरी बात कि सेपरेट नॉर्म्स को प्रिस्क्राइब करा गया है थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। एक थर्मल पावर प्लांट के लिए कुछ अलग नॉर्म्स निकाले गए हैं, इन यूनिट्स के लिए अलग नॉर्म्स निकाले गए हैं जो यूनिट्स इंस्टॉल हुई हैं बिफोर 31 ऑफ दिसंबर 2003। मतलब ऐसे जो थर्मल पावर प्लांट जो 2003 के 31 दिसंबर से पहले इंस्टॉल हुए हैं, इनके लिए एक अलग नॉर्म्स है, और यूनिट्स जो इंस्टॉल हुई हैं बिटवीन 31 दिसंबर 2003 से लेके 31 दिसंबर 2016 के बीच में, उनके लिए अलग, और यहाँ पे जो 1 जनवरी 2017 के बाद इंस्टॉल हुई हैं उनके लिए अलग। तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे नॉर्म्स निकाले गए। ये कुछ मॉडिफाइड लिमिट भी देता है, कुछ स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन का जो कि थर्मल पावर प्लांट करते हैं, और कहता है, इंसिस्ट करता है कि आप अभी जो एग्जिस्टिंग है उसे कन्वर्ट करिए। एक बार आप मतलब आप जब मतलब एक बार आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हो आप, बेस्ड कंडेंसर कूलिंग के थ्रू, सिस्टम के थ्रू टू रीसर्कुलेट टाइप। अभी ये समझिएगा, इसको पॉइंट को थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ। ये कहते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई करी है मॉडिफाइड लिमिट्स कुछ स्पेसिफिक वाटर कंजम्पशन के लिए, जैसे कि भाई टीपी जो थर्मल पावर प्लांट वाटर कंजम्पशन करते हैं उसके लिए कुछ मॉडिफाइड लिमिट कहा है कि आप एग्जिस्टिंग जो अभी लिमिट है उसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करिए। वंस थ्रू, कैसे आप कर सकते हो, वंस थ्रू बेस कंडेंसर कूलिंग के थ्रू, वंस थ्रू बेस कंडेंसर कूलिंग सिस्टम जो आता है उसके थ्रू टू रीसर्कुलेशन टाइप, है ना। यहाँ पे अभी वाला जो है उसे रीसर्कुलेशन करिए, मतलब एकदम से आप इतना पानी यूज़ कर लेते हो, वो आप किसी तरीके से ऐसा करो कि उसको थोड़ा साफ सूफ करके एक बार उसको भी वही पानी को अपने आप फिर से यूज़ करके देखो। देखिए, इंडिया ने इनिशियली यहाँ पे सेट करा था 2017 को डेडलाइन के तौर पे थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, बट ये पोस्टपोन हो गई, है ना, टू वेरिंग डेडलाइंस फॉर डिफरेंट रीजन्स। अलग अलग डेडलाइंस रही अलग अलग रीजन के लिए, और पोस्टपोन होती चली गई, एंडिंग इन 2022। अब अभी की बात करें, थर्मल पावर प्लांट जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पॉपुलेशन होती है, जो ऐसे रीजन्स होते हैं उनके आसपास के जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, और जो कैपिटल न्यू दिल्ली के आसपास के थर्मल पावर प्लांट हैं, वो यहाँ पे इनको काम करना होगा 2022 तक। वाइल जो यूटिलिटीज़ जो कि जहाँ पे भाई कम पोल्यूटिंग एरियाज़ हैं, उनके पास 2025 तक का टाइम दिया गया है कि आप पूरे तरीके से या जो है कंप्लाई करिए या रिटायर करिए, अपने यूनिट्स को ख़त्म करिए। दूसरी बात, यूटिलिटीज़ दैट मिस द न्यू टारगेट आर ऑल्सो अलाउड टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग आफ्टर पेइंग अ पेनल्टी। मतलब अगर मान लीजिए कोई ऐसी यूटिलिटी है जो भैया जिसने टारगेट अपना मिस कर दिया, नहीं काम कर पाई, तो भी उनको अलाउ करा जाएगा कि आप ऑपरेट करती रहिए, लेकिन आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो ये कुछ इसके अंदर है बात। फिर बात आती है यहाँ पे पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज की। तो देखिए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में तो FGD बोलेंगे, ठीक है, समझे, फिर समझिए, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये सेट है टेक्नोलॉजीज का जिनको यूज करते हैं टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम एग्जॉस्ट फ्लू गैस ऑफ फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट। अब क्या होती है यहाँ पे बात समझिएगा, क्लियरली बताती हूँ। जो ये फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट होते हैं ना, वहाँ पे जब ये फ्लू गैस जली, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जो उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकला, तो उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए ये कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं। इसे कहते हैं यहाँ पे फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, इसीलिए बोल रहे हैं, नाम ही कह रहा है। दूसरी बात, इट इज अकम्प्लिश थ्रू ईदर अ वेट और ड्राई प्रोसेस। ये किससे काम करवाएंगे साथ में भैया, तो वेट प्रोसेस होगा तो ड्राई प्रोसेस होगा, सूखा होगा गीला होगा। अब ड्राई अगर हम फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन देखें तो उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है
इसका। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस जो ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम होते हैं, सूखे वाले ड्राई स्क्रबिंग इंजेक्शन सिस्टम, जैसे चूने का, लाइम का यूज करते हैं एज अ रीएजेंट। वो रिएक्ट करता है और रिमूव करता है गैसियस पॉल्यूटेंट्स को। और एक ड्राई इंजेक्शन प्रोजेक्ट जो प्रोसेस है क्या करता है, ये इंजेक्ट करता है, मतलब ये इंजेक्ट करता है ड्राई हाइड्रेटेड लाइम को डायरेक्टली इनटू द फ्लू गैस डक्ट। अब देखिए जैसे मान लीजिए डक्ट है, ये फ्लू गैस का डक्ट है, ठीक है, ये फ्लू गैस का डक्ट है। अब इसमें क्या करते हैं कि एक ड्राई इंजेक्शन, मान लो यहाँ से इन्होंने क्या करा, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्राई हाइड्रेटेड लाइम जो है इसे यहाँ से इंजेक्ट कर दिया, डायरेक्टली कर दिया इस फ्लू गैस के डक्ट में, और ये यील्ड करता है, एक ड्राई फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, और यहाँ पे कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। अब इसमें यहाँ पे ड्राई करा तो यहाँ पे जो निकलता है वो ड्राई मटेरियल निकलता है, ठीक है, ड्राई प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट निकलता है, और इसको कलेक्ट कर लिया जाता है एक जगह पे ये, और कुछ कंट्रोल डिवाइसेस में, और इसका फिर आगे जो भी फर्दर ट्रीटमेंट होता है उसे करते हैं। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा है वेट फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन। तो इसमें क्या है, अब इसमें कुछ फव्वारा लाइम का, लाइम स्लरी का, इसे स्प्रे करते हैं फ्लू गैस के स्क्रबर पे, जहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इस स्प्रे के द्वारा, एंड उसके बाद ये वेट, मतलब हल्की गीली जो है वो कैल्शियम सल्फाइड और वेस्ट वाटर बन जाती है। तो ये एक तरीका है। और जो ये फ्लू गैस डीसल्फ्राइजेशन है ना, ये इफेक्टिवली और एफिशिएंटली ट्रीट किया जा सकता है यूजिंग लार्ज फिल्टर प्रेसेस या फिर लार्ज वैक्यूम बेल्ट फिल्टर्स के द्वारा फॉर वेरी लार्ज स्लज प्रोडक्शन के लिए। अगर हम बहुत ही बड़े लेवल पे स्लज प्रोडक्शन करना है तो इससे ये मददगार साबित हो सकता है। मददगार क्या कहें, बस ये इसके लिए यहाँ ये बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए सेलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन SCR के बारे में बात करेंगे। तो ये अभी देखें तो सबसे ज़्यादा वाइडली अप्लाइड, सबसे ज़्यादा लेवल पे यूज़ करी जाने वाली टेक्नोलॉजी है। इसमें अमोनिया का यूज़ करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे, ताकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसे कन्वर्ट करे जा सके नाइट्रोजन में इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इन अ कन्वर्टर। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्टर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्साइड को यहाँ पे नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया जा सके। कैटलिस्ट जो है वो यूजुअली मिक्सचर होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड का, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का और टंगस्टन ट्राइऑक्साइड का। यहाँ पे जो कैटलिस्ट है वो कौन कौन यूज़ कर रहे हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड को यूज़ कर रहे हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और साथ में टंगस्टन ट्राइऑक्साइड को। अब यहाँ पे देखिए सेलेक्टिव कैटलिस्टिक रिडक्शन, ये करीब 60 से लेके 90% तक की जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है उसे फ्लू गैस से रिमूव कर सकता है। तो ये कुछ हमने बातें करी इसके बारे में। ये प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव है और एसोसिएटेड है अमोनिया इंजेक्शन रिजल्ट्स इन अमोनिया स्लिप स्ट्रीम इन द एग्जॉस्ट। फिर तीसरा जो आता है उसको कहते हैं भाई हम लोग सेलेक्टिव नॉन कैटलिस्ट रिडक्शन SNCR। ये क्या है, SNCR प्रोसेस में जो रीएजेंट है वो यूरिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एनहाइड्रस अमोनिया या फिर एक्वस अमोनिया, इसको क्या करते हैं इन सब में से किसी को या इन सबको यहाँ इंजेक्ट करते हैं फ्लू गैस के अंदर इन अ फर्नेस विद इन द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जोन। एक प्रॉपर टेम्परेचर जोन के अंदर, एक फर्नेस के अंदर यहाँ पे इसको फ्लू गैस में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है और जो रीएजेंट है, मतलब अमोनिया वगैरह, यूरिया वगैरह जो मैंने आपको बताया अभी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वो, तो ये सारे के सारे जो रीएजेंट हैं और साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये रिएक्ट करते हैं और यहाँ पे बनाते हैं N2 और साथ में H2। ठीक है, नाइट्रोजन बन गया, पानी बन गया, एंड इसमें कोई भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आखिरी में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है ये फिल्ट्रेशन डिवाइस है, ये फिल्टर कर देता है, रिमूव कर देता है जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि डस्ट वगैरह को, स्मोक वगैरह को, है ना, फ्रॉम द फ्लोइंग गैस, बहती हुई गैस से इसको रिमूव कर देता है इन चीज़ों को। यूज़ किसका करता है ये, यूज़ करता है फोर्स ऑफ एन इंड्यूस इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मिनिमली इम्पीडिंग द फ्लो ऑफ गैस थ्रू द यूनिट। एंड यार एकदम यहाँ पे उसने उसे पकड़ पकड़ के किनारे कर दिया। तो ये कुछ बात है हमने इसके बारे में करी। फिर बात आती है कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। देखिए थर्मल पावर प्लांट अलाउड टू यूज
कोल विद हाई ऐश कंटेंट, थर्मल पावर प्लांट ने अलाउ करा है कोल को यूज करना जिसका हाई ऐश कंटेंट है। समझिए यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने इशू करे कुछ नए रेगुलेशंस जिसके अंदर जो ये थर्मल पावर प्लांट हैं वो अब कोल को यूज कर पाएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऐश कंटेंट, है ना, जो भी उनका ऐश कंटेंट है, जितना भी ऐश निकलती है उनसे, उस हिसाब से जैसा भी होगा वो यूज कर पाएंगे अगर चाहें तो। ये ओवरटर्न करता है 2014 की जो रेगुलेशन थी जिसने ज़रूरी बना दिया था सारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को कि आप कोल को यूज़ करिए जिनका ऐश कंटेंट, मतलब आप उन्हीं कोल को यूज़ कर सकते हैं जिनका ऐश कंटेंट 34% तक होता है, मतलब 34% से ज़्यादा अगर ऐश कंटेंट है कोल के अंदर तो आप नहीं यूज़ कर सकते। ये बात 2014 की रेगुलेशन में थी, लेकिन अब कह दिया है कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी ऐश कंटेंट है आराम से आप यूज़ करो। अब 2014 के रेगुलेशन के अंदर ये मैंडेटरी था कोल प्रोड्यूसर के लिए कि आप कोल से इम्प्योरिटीज हटाइए बिफोर ट्रांसपोर्टिंग इट टू थर्मल पावर प्लांट। जब आप थर्मल पावर प्लांट में कोल को डालने से पहले उससे इम्प्योरिटीज हटाइए। और जो 34% की लिमिट थी पुश्ड थर्मल पावर प्लांट टू इम्पोर्ट कोल। अब देखो हमारे यहाँ जो कोल पैदा होता है, कोल बहुत पैदा होता है, ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारे यहाँ का जो ऐश कंटेंट है बच्चों वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो लिमिट लगा दी गई थी 34% की, इससे क्या था कि थर्मल पावर प्लांट जो है वो बाहर से इंपोर्ट करते थे कोल, क्योंकि भाई वो अच्छी क्वालिटी का, इतनी अच्छी क्वालिटी का कोल तो हमारे होता नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करते थे और इसकी वजह से कॉस्ट पावर की काफ़ी बढ़ जाती थी। और इंडिया का डोमेस्टिक कोल रिजर्व अगर देखें तो इनके पास, हमारे पास जो ऐश कंटेंट है वो 40 to 45% का है, इसलिए ज़्यादा कोल की ज़रूरत पड़ती है अगर हमें 1 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना है, तो इससे ज़्यादा एमिशन होता है, इसलिए हम अपने यहाँ से मना कर रहे थे। लेकिन अब तो कह दिया गया है कि आप आराम से जितना हो उतना यूज़ करो। अब जो नई नोटिफिकेशन आई है समझो क्या है, उसके हिसाब से थर्मल पावर प्लांट्स ये लायबल हैं, प्रॉपर डिस्पोजल करेंगे जो भी कोल की ऐश निकलेगी और एमिशन स्टैंडर्ड का या जो भी है उसे ध्यान में रखेंगे। दैट इज ऑनर्स ऑफ एड्रेसिंग पोल्यूशन ड्यू टू हाई ऐश कंटेंट नाउ लाइज विद थर्मल पावर प्लांट इंस्टेड ऑफ कोल कंपनीज। मतलब अब जो यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है हाई ऐश कंटेंट से, अब ये जिम्मेदारी थर्मल पावर प्लांट की हो जाएगी, ना कि कोल कंपनी की। दूसरी बात, सेट नॉर्म्स फॉर डिस्पोजल ऑफ रिजेक्ट्स ऑफ वॉशरीज, डिस्पोजल ऑफ ऐश बाय थर्मल पावर प्लांट एक्सेट्रा, ये तो सब कुछ इसके अंदर है। उसके बाद स्ट्रेस डाला गया है कि पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का यूज़ करें थर्मल पावर प्लांट, जैसे कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया। और ये कंपलसरी, मेक इट कंपलसरी टू ट्रांसपोर्ट कोल इन कन्वर्ड व्हीकल्स, और ये कंपलसरी है कि जब कोल जाए तो वो किसी कवर्ड व्हीकल में जाए, ऊपर से ढका हो, खुला कोल ना जाए। तो ये बात कुछ कही गई इसके अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कहता है अमोनिया पोल्यूशन के बारे में। जानते हैं ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए भाई, रिसेंटली अमोनिया गैस लीक हुई एट द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड IFFCO में। इसकी यूनिट प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है और वहाँ पे अमोनिया की गैस लीक हुई है। अब कुछ बात इसी के साथ जानना ज़रूरी हो जाता है कि अमोनिया होती क्या है। देखिए अमोनिया जो है, जैसे हम लोग भाई ये देखिए इसका सिंबल ये है भाई NH3, ये एक कलरलेस हाईली रिएक्टिव और सोलुबल एल्कलीन गैस है। ये प्रोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे इस नाइट्रोजन साइकिल का। आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल में अमोनिया का बहुत बड़ा रोल होता है, जो एडवर्सली अफेक्ट भी करती है इकोसिस्टम को अगर ये बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो। अमोनिया को स्टोर करते हैं लिक्विड फॉर्म में काफ़ी हाई प्रेशर के अंदर, या फिर आप कह लो गैसियस फॉर्म में अगर करना होता है तो काफ़ी लो प्रेशर के अंदर इसको करते हैं। अब अमोनिया है, मान लो अब ऐसे समझा करो कि जब कहीं कन्फ्यूजन हो ना कि लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर है कि लो प्रेशर है, तो ऐसे देखो कि अगर मान लो कोई गैस है, अगर इसको खूब तेज़ दबाओगे, इस पर प्रेशर डालोगे तो ये लिक्विड बन जाएगी ना। तो वैसे ही अगर कोई कहे कि लिक्विड फॉर्म में कैसे होता है तो हाई प्रेशर के अंदर, और अगर यहाँ पे गैसियस फॉर्म में कैसे होगी, लो प्रेशर के अंदर, कि उड़ने दो कोई दिक्कत नहीं, समझे। अमोनिया नेचुरली आपको प्रेजेंट मिलेगी इन बॉडी एंड सिक्रीट कर दी जाती है हमारी किडनीज के द्वारा, ताकि जो एक्सेस एसिड है उसे न्यूट्रल कराया सके हमारी बॉडी के अंदर। वाइल अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। अब कहाँ कहाँ से अमोनिया निकलती है ये समझिए। जो लार्जेस्ट सोर्स है अमोनिया के एमिशन का वो है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बहुत निकलती है, जिसमें आपका एनिमल हस्बेंड्री, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर का यूज़ करना, ये सब कुछ वजह है। कुछ दूसरे सोर्सेज भी हैं जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, वेहिकुलर एमिशन, वोलेटाइजेशन जो सॉइल से या ओशन से,
फिर डीकम्पोजिशन ऑर्गेनिक वेस्ट का, फॉरेस्ट फायर से निकलती है, या एनिमल या ह्यूमन वेस्ट, या नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। सबसे यहाँ पे अमोनिया के कुछ सोर्सेस हैं, और नाइट्रोजन साइकिल में तो आपने कई बार पढ़ा होगा। खैर, बात आती है कि इसका अब यूज़ क्या है। यूज़ ये है कि इसको इंडस्ट्रियल केमिकल इन दी प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में, प्लास्टिक्स के प्रोडक्शन में, सिंथेटिक फाइबर्स, डाइज और कुछ दूसरे प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन में इसको यूज़ करते हैं। काफ़ी क्रिटिकल है फर्टिलाइजर्स को बनाने में, क्योंकि अमोनिया जो है ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है अमोनियम नाइट्रेट का। अमोनियम नाइट्रेट को बनाने के लिए अमोनिया की है ज़रूरत, इसलिए इसको फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। क्यों? ये जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका क्योंकि यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर में एज अ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, और अमोनिया की ज़रूरत होती है। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि क्या दिक्कतें हैं बच्चों, क्या इफेक्ट क्या करती है अमोनिया पोल्यूशन, क्या है अमोनिया पोल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं। देखिए, दोनों रेफरेंस में बात करेंगे कि आखिरकार इन्वायरमेंट पे क्या दिक्कतें लेती हैं और ह्यूमंस पे क्या दिक्कतें होती हैं। अगर हम इन्वायरमेंट पे बात करें तो देखिए, सबसे पहले क्लाइमेट चेंज की बात करें तो नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस का एमिशन करते हैं। एयर पोल्यूशन की बात करें तो हेज लाइक कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि अमोनिया का रिएक्शन जब दूसरे ऑक्साइड से होता है, पोल्यूटेंट्स होता है एटमॉस्फेयर में, तो हल्का हेजी हेजी सी कंडीशन हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन की बात करें तो ये जो पानी में रहने वाले जानवर हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए काफ़ी जहरीली है और हार्मफुल एल्गे ब्लूम्स भी करती है। इससे डेड जोन्स भी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है ऐसा हो जाता है कि ऑक्सीजन का लेवल पानी में कम हो जाता है, तो भाई वहाँ पे जो भी जानवर होंगे मर जाएंगे। उसके बाद इकोसिस्टम डैमेज की बात करें तो यूट्रोफिकेशन, नहीं, ये खूब सारे जब एल्गे ब्लूम हो जाता है, एसिडिफिकेशन अफेक्ट करते हैं सेमी नेचुरल इकोसिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि चेंज होता है स्पीशीज़ के कॉम्पोजिशन में, अलग अलग फिर स्पीशीज पुराने मर जाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नए तरीके आएंगे। अब बात आती है कि ह्यूमंस के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। तो दो तरह से करती है, एक होता है अमोनिया इंट्रैक्ट्स, एक होता है गैसियस अमोनिया। अमोनिया इंट्रैक्ट्स में देखो, ये विद मॉइस्चर, ये मॉइस्चर के साथ में इंट्रैक्ट करती है, जो प्रेजेंट होता है हमारी आंखों के अंदर, हमारी स्किन के अंदर, हमारे ओरल कैविटी के अंदर, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, और यहाँ पे ये बना देती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो काफ़ी ज़्यादा जो है बेकार चीज़ है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जो आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना, इससे यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स पे यहाँ डिस्टर्ब करता है इसको। अल्टीमेटली पता है क्या होगा, सेल डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएंगे, और सेल डिस्ट्रक्शन होंगे तो इंसान ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। और दूसरी बात, अगर हम गैसियस अमोनिया की बात करें तो ये रिएक्ट करती है कुछ दूसरे पोल्यूटेंट से एयर के अंदर, और यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स ये बना देगी अमोनियम सॉल्ट के, जो ह्यूमन जब सांस लेगा तो उसको बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे अमोनिया अस्थमा वगैरह हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सही हैं। अब आखिरी में कुछ रिलेटेड न्यूज़ जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे, इंडो गैंजेटिक प्लेन ग्लोबल हॉटस्पॉट ऑफ एटमॉस्फेरिक अमोनिया, आईआईटी खड़गपुर स्टडी। तो स्टडी के हिसाब से क्या हुआ है यहाँ देखते हैं। स्टडी ने ये पता लगाया कि इंडो गैंजेटिक प्लेन ये जो है ये ग्लोबल हॉटस्पॉट है इस अमोनिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है और फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन भी होता है। यहाँ इसका पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिला अमोनिया का टोटल फर्टिलाइज़र के कंजम्पशन से और टेम्परेचर से, क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है उसमें बदलाव फिर ऊपर नीचे होती हैं सारी चीज़ें। और एग्रीकल्चर का एमिशन ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है विद द टोटल प्रेसिपिटेशन एज वेट डिपोजिशन हेल्प्स रिमूवल ऑफ अमोनिया। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यहाँ पे देखिए नेगेटिवली हो गया, पॉजिटिवली नहीं। अभी यहाँ पे अमोनिया को कम नहीं कर रहा है ना, तो प्रेसिपिटेशन यहाँ होगा नहीं, और क्योंकि भाई देखो प्रेसिपिटेशन होगा तो यहाँ पे अमोनिया के से मिल के वो यहाँ पे ख़त्म कर देगा अमोनिया को, तो इसलिए एग्रीकल्चर एमिशन नेगेटिवली कोरिलेट करता है टोटल प्रेसिपिटेशन से, और इस वजह से यहाँ पे अमोनिया कम होती नहीं है, अमोनिया बढ़ती ही बढ़ती है। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, वो है भाई ग्रीन अमोनिया। तो ग्रीन अमोनिया क्या है? देखिए, ग्रीन अमोनिया ऐसी अमोनिया होती है जिसे प्रोड्यूस करा जाता है एक प्रोसेस से जो 100% रिन्यूएबल है और कार्बन फ्री है। ऐसे प्रोसेस से बनाते हैं ग्रीन अमोनिया को। ये पता है क्या करती है? ये रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करती है नेचुरल गैस की बजाय, ये नेचुरल गैस या कोल की बजाय रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करती है हाइड्रोजन को बनाने में, और इसलिए काफ़ी अच्छा तरीका है ग्रीन हाउस एमिशन को कम करने का।
देखिए अमोनिया एक पंजेंट गैस है, इसमें स्मेल आती है ना? और ज़्यादातर ये यूज़ करी जाती है एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र को बनाने में, काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, सस्ता होता है इसको स्टोर करना, इसको ट्रांसपोर्ट करना। और जो सरकार है वो कोशिश कर रही है कि अब यहाँ पे बिडिंग करी जाए, बोली लगवाई जाए कि यहाँ पे ग्रीन अमोनिया के प्रोजेक्ट्स वगैरह को सेटअप करें, ताकि जो इम्पोर्ट हम करते हैं इतना ज़्यादा, इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए। तो ये कुछ बात है इसके बारे में, हमने पूरा अमोनिया पोल्यूशन के बारे में यहाँ पे पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में। जानते हैं न्यूज़ में क्यों रहा? देखिए रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई लैंसेट जनरल के अंदर, लैंसेट जनरल के अंदर, जो हाईलाइट करती है कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है इसकी वजह से 64% फ्यूअर डेथ्स हैं इन द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब 1990 से लेके 2019 तक के लिए इंडिया में। फिर समझिए, रिसेंटली अ रिपोर्ट पब्लिश इन द लैंसेट जर्नल हाइलाइटेड दैट इंडोर एयर पोल्यूशन कॉज 64% फ्यूअर डेथ्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स। अब जानते हैं कि भाई इंडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, indoor air pollution is the degradation of indoor air quality by harmful chemicals and other मटेरियल्स। मतलब जो एयर क्वालिटी है हमारी इंडोर, जहाँ मान लीजिए कहीं पे बैठे, अंदर बैठे हैं कहीं पे, और उस वहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसमें अगर कमी हो रही है किसी हार्मफुल केमिकल्स या कोई दूसरे मटेरियल के द्वारा, तो हम लोग उसको कहेंगे इंडोर एयर पोल्यूशन। देखिए इंडोर एयर क्वालिटी वो बहुत सारी वजहों से गंदी हो सकती है, अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि कौन से आखिरकार रनिंग कंडीशन है आपकी इंडोर पोल्यूशन सोर्सेस के, है ना? कौन कहाँ से गंदगी अंदर आ रही है, वेंटिलेशन कंडीशन कैसी है, कि मतलब वेंटिलेशन आपके यहाँ है कि नहीं है, हवा बाहर निकलती है कि निकलती है, या भाई इंडोर एक्टिविटीज़ क्या है, क्या काम अंदर हो रहा है, समझे? अब अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के हिसाब से जो लेवल है इंडोर एयर पोल्यूशन का, ये करीब 2 से लेके 5 गुना ज़्यादा है आउटडोर लेवल से। ये समझिए, तभी तो दिक्कत देता है कि इंडोर पोल्यूशन से काफ़ी मौतें होती हैं। कुछ केसेस में ये लेवल जो है बच्चों, आउटडोर लेवल है वहाँ पे ऑफ द सेम पोल्यूटेंट्स 100 टाइम्स, मतलब आउटडोर अगर कोई पोल्यूटेंट्स 1 गुना कर रहा है, तो इंडोर वही पोल्यूटेंट जो है वो 100 गुना ज़्यादा दिक्कत दे देगा। समझ रहे हो? क्योंकि इंडोर में चीज़ें बाहर निकल नहीं पाती है ना, निकलती है नहीं, वेंटिलेशन होता नहीं है, तो ये दिक्कत होती है। इस वजह से ये हेल्थ इंडिविजुअल्स की बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती है, सीवियरली अफेक्ट कर सकती है। लोग ज़्यादातर टाइम अपने घर में रहते हैं, करीब 80% जो समय होता है इंडोर रहते हैं, और इस वजह से लोगों की हालत हो रही है ख़राब। क्योंकि लोगों के घर में ऑब्वियस सी बात है कि भाई एयर प्योरीफायर वगैरह भी सबके घर में नहीं होता है, समझे? अब इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले देखो एयरबॉर्न पार्टिकल्स, जैसे डीजल एग्जॉस्ट, कार्बन ब्लैक, डस्ट स्मोक, फाइबर्स, प्लांट मैटर, हेयर, पॉलन, ये सब है एयरबॉर्न पार्टिकल्स। हाउस होल्ड ओडर और गैसेस की बात करें तो कुकिंग ओडर्स जो आते हैं, उसके बाद पेट की स्मेल, सिगरेट की धुआं, केमिकल्स, सिंक या ड्रेन की स्मेल। उसके साथ यहाँ पे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो पेंट हो गया, ग्लू हो गया, वार्निश हो गया, वुड प्रिजर्वेटिव्स हो गए, क्लीनिंग सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सब की स्मेल वगैरह। और उसके साथ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बैक्टीरिया, माउल्ड, फंगी, ईस्ट, माइट्स, वायरस, तो ये सब भी होते हैं। ये सब कुछ वजह हैं जो इंडोर एयर पोल्यूटेंट्स हैं ये सारे के सारे। अब देखिए यहाँ पे क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या कदम उठाए गए हैं, ज़रा ये समझते हैं हम। तो लोगों को जो ये इंडोर एयर पोल्यूशंस की दिक्कतें हैं उनसे बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 स्कीम्स को लॉन्च किया है। पहली स्कीम है उन्नत चूल्हा अभियान। इसको लॉन्च किया गया था ताकि बायोमास जो कुक स्टोव है उसे यहाँ पे उसका प्रमोशन करें और कहें कि आप बायोमास कुक स्टोव का यूज़ करिए, भैया ऐसे इस तरह से धुआं जला के अपने घर में ना करिए, पता चला आपकी हालत ख़राब हो जाए। दूसरा किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसको लॉन्च किया गया था कि एलपीजी कनेक्शंस जो कि बीपीएल फैमिलीज हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज हैं, उनको दिए जाएंगे। उसके बाद रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जिसे हम लोग यहाँ पे कहते हैं रेस, RAISE। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और USAID का। अब देखिए बात कुछ यहाँ पे सितंबर 2010 की है, जब यूनाइटेड नेशन फाउंडेशन ने लॉन्च करा था ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन
कुक स्टोव्स को क्या करा था, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव्स को। ये एक पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव था जो सबको एक साथ ला रहा था फ्रॉम द रेंज ऑफ स्पेशलिटी, जिनका जो था सब जिनकी ज़रूरत थी सबको एक साथ ला रहा था। और ये एयर जो इंडोर एयर पोल्यूशन है इसके इशू को कैसे सॉल्व करें इस फील्ड में काम कर रहा था। अब देखिए एक यहाँ पे आपके राइट साइड पे चार्ट भी बना होगा कि आखिरकार इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस इंडोर एयर पोल्यूशन का। तो बच्चों अगर हम हेल्थ की बात करें तो इंडोर एयर पोल्यूशन की वजह से हेल्थ के जैसे कि रेस्पिरेटरी इलनेस, सांस लेने में तकलीफ, ये सब कुछ रेस्पिरेटरी टैक्ट का इन्फेक्शन, जो आपने हल्का सुसराहट होकर खांसी आती है ना, ये स्टिल बर्थ, लंग का कैंसर, ल्यूकेमिया, स्ट्रोक आ सकते हैं, हार्ट डिजीज हो सकता है, इस केमिक हार्ट डिजीज, और इस कई सारी दिक्कत इसके अंदर आ सकती हैं। उसके बाद दूसरी बात, ऑन वुमेन एज्ड एंड यंग चिल्ड्रन की बात करें तो भाई ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्योंकि ज़्यादातर टाइम अपने घर में रहते हैं, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए या जवान बच्चे, यंग बच्चे हो गए। तो इंडोर एयर पोल्यूशन जो है वो अफेक्ट करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मतलब जो बच्चे हैं प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं अपने जो है एनालिटिकल टाइप या कुछ भी मैथमेटिक्स की, तो उसमें दिक्कत होता है, आईक्यू उनकी कम होती है, लर्निंग कैपेबिलिटीज़ बच्चों की कम होती हैं। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे फैटीग लगेगा आपको, डिजीनेस सी लगेगी, आलस सा पड़ेगा, एलर्जी हो जाएगी आपको, हाइपर सेंसिटिविटी, काफिंग आएगी, खांसी आती रहेगी, साइनस कंजक्शन वगैरह काफ़ी दिक्कतें होती हैं। और अगर मोर्टालिटी की बात करें तो WHO के हिसाब से इंडोर जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से 3.8 प्री मेच्योर डेथ हो जाती है हर साल। तो आप समझिए यहाँ पे। खैर बात करेंगे कुछ रिलेटेड न्यूज़ के बारे में, तो यहाँ देखिए इंडिजीनियस एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग फोटोनिक सिस्टम की बात करते हैं। चलिए क्या है समझते हैं। ये एक इंडिजीनियस फोटोनिक सिस्टम है फॉर रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर्स, ताकि तुरंत रियल टाइम में मॉनिटरिंग कर सकें एयर क्वालिटी के पैरामीटर्स पे। तो ये काफ़ी अच्छी इनोवेटिव एप्लीकेशन है उन प्रिंसिपल्स का जो कि लेज़र बैक स्कैटरिंग के हैं, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के हैं, आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, मशीन या डीप लर्निंग के, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के, काफ़ी ये इस तरह का इनोवेटिव एप्लीकेशन है इन सब चीज़ों का। और ये पता लगा सकता है, क्लासिफाई कर सकता है, क्वांटिफाई कर सकता है अलग अलग पोल्यूटेंट को साइमल्टेनियसली, ताकि यहाँ पे भाई ऑफ ऑर्डर्स ऑफ लेस देन 1 पार्ट पर बिलियन। तो आप समझ रहे अच्छे तरीके से ये पता लगा लेगा, अलग कर लेगा। और मीटरोलॉजिकल पैरामीटर्स पे भी विद हाई प्रिसिशन, सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, बहुत सही से पता लगाता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है ये जो है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फोटोनिक सिस्टम है ये। तो ये हमने कुछ बात करी इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट होता है कंप्लीट। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, please like the video, share it with your friends, subscribe your channel Sirf IAS, and if you want to follow me on any of the social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership, just press the join button and enjoy the various perks. Also, you can watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS, and watch these videos there. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.